आगे सहचर उपक्रम के संयोजक गौरव तिवारी, इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए, कोरोना काल के सन्नाटे को तोड़ने के लिए, जिसे अज्ञे ने कहा था कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, तो सन्नाटा तो बुना जा चुका है वातावरण में, और उस सन्नाटे में हमें अज्ञे को, अपने समय को, अपने समाज को पढ़ना है और समझना है। अज्ञे एक ऐसे लेखक हैं जिनका इतना व्यापक संदर्भ है और जिनके इतने विविध आयाम हैं, जिनके जीवन के, जिनके कर्मों के, जिनके उपक्रमों के, उन पर लगातार बातचीत करना और बातचीत करते रहना, ये सिलसिला लंबे समय तक चले तो अज्ञेय के बारे में गया था। उस ठहराव को और उस सन्नाटे को तोड़ा जा सकता है। गौरव जी ये उपक्रम कर रहे हैं, मैं गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। इनसे मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने 40वें व्याख्यान के लिए कहा, जाहिर है कि जो इतना आयोजन कर रहा हो, इतनी निष्ठा से कर रहा हो, उसके आयोजन में अपनी सहभागिता निभाना, उस आयोजन और आयोजक को, उसके मनोरथों को, उसके सपनों को चरितार्थ करने की दिशा में अपनी ओर से किया गया एक थोड़ा सा सहयोग होता है। इस सहयोग भाव से मैं उनके साथ हूं और मुझे इस माध्यम पर बातचीत करने में थोड़ी असुविधा इसलिए होती है कि ये एक जिसे आभासी माध्यम कहा जाता है। असल में क्या है कि हम लोग एक्चुअल दुनिया के लोग हैं, वास्तविक दुनिया के लोग हैं, और वास्तविक थोड़ी दिक्कत होती है। जो वास्तविक दुनिया है, लेखक उस वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ प्राणी होता है। हर लेखक अपने समय में लिखता है और वह अपने समय को भी लिखता है और समय भी उसको लिखता है। ये जो संबंध है लेखक का समाज का, वह इस अर्थ में है, अज्ञे कहते हैं कि साहित्य पहुंचता नहीं है, सिर्फ पहुंचता नहीं है, वह पहुंचाता भी है। ज्यादा लोगों को लगता है कि साहित्य सिर्फ पहुंचता है, साहित्य पहुंचाता भी है। अज्ञे ऐसा मानते हैं और इसको पूरी निष्ठा से अपने जीवन भर निभाते हैं। समय सबको लिखता है और समय को सब लिखते हैं। कबीरदास से लेकर हमारी पूरी साहित्य परंपरा इस मामले में बहुत ही उज्जवल और धवल है कि उसने अपने समय को लिखा और हम अपने समय में उसे पढ़ रहे हैं।
अपने समय में, जैसे लेखक अपने समय में लिखता है वैसे ही पाठक भी अपने समय में पढ़ता है, और हर समय का पाठ होता है। एक बड़ा लेखक अपने पाठ को दोहराने की इच्छा रखता है। हम जैसे कबीरदास को पढ़ेंगे, कबीरदास के समय में कबीरदास की भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया, अध्यात्म को महत्व दिया गया, रहस्य को महत्व दिया गया। पर जब हमारे समय में कबीरदास को हम पढ़ते हैं तो उनके अध्यात्म को, उनकी भक्ति को, उनके रहस्य को तो पढ़ते ही हैं, उनकी जो सामाजिक चिंताएं हैं उन सामाजिक चिंताओं को ज्यादा रेखांकित करते हैं। वैसे ही तुलसीदास को पढ़ते हैं तो आज उनका सपना राम राज्य का हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होता है भक्ति की दार्शनिक व्याख्या के। और पढ़ने का तो यह है कि मान लीजिए हम रीतिकाल को, कोई कह सकता है कि आप रीतिकाल को अपने समय पढ़ेंगे, रीतिकाल को भी अपने समय में पढ़ेंगे। रीतिकाल को हम आध्यात्मिकता से लौकिकता की ओर साहित्य को ले आने वाले साहित्य के रूप में पढ़ेंगे। रीतिकाल, आप याद कीजिए कि भक्ति काल के बाद रीतिकाल आया, तो रीति काम किया कि कविता जो अध्यात्म में थी, भक्ति में थी, कविता जो ईश्वर में थी, रीतिकाल ने ईश्वर के स्मरण को बहाना बना दिया और कविता को एक मुख्य विषय बनाया और कह दिया रीतिकाल के कवि ने कि आगे के सुकवि रीझियां, तो बहुत मशहूर पंक्ति है, तो कविता ही न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। और इस रूप में भी पढ़ेंगे कि रीतिकाल के कवियों ने स्त्री को अपने प्रेम की अभिव्यक्ति का एक नया अवसर दिया, या कि पहली बार यह अवसर दिया कि स्त्री कभी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हो सकता है, वो प्रेम के क्षेत्र में ही हो, वो श्रृंगार के क्षेत्र में ही। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। वैसे ही हम अपने समय में, अब ये तो हमारे समय के ज्यादा निकट के लेखक हैं, हमारे समय के ही लेखक हैं एक तरह से, और उन्होंने अपने समय को जैसे लिखा है, उनका जीवन जैसे शुरू होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है यह जानना और यह देखना कि 19 वर्ष का एक नौजुवक राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह में जेल चला जाता है। और एक ये की प्रारंभिक रचनाएं उस जेल जीवन की याद दिलाती हैं, आप देखिएगा। और वह जेल जीवन की जो पूरी त्रासदी है, वह एक रचनाकार कैसे ग्रहण करता है, इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। नौजवान भारत सभा से जुड़े थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से उनका सहयोग भाव था, उनके साथ था। उनका पहला प्रयास भगत सिंह को छुड़ाने के लिए ही प्रयास था, जिस प्रयास के खुल जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर हिमालयन टाइलर्स फैक्ट्री नाम से एक कारखाना बनाया गया क्रांतिकारियों द्वारा, जिस बम बनाने का काम था, और ये बम बनाने के वैज्ञानिक थे।
ऐसा कर्ममय जीवन शुरू करने वाले लेखक अज्ञेय हैं। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय भाषाओं का कोई लेखक, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय भाषाओं का कोई लेखक जीवन के इस वैविध्य से अपने लेखन की शुरुआत करते हैं। अज्ञेय जिस समय लिखना शुरू करते हैं वो छायावाद के वर्चस्व का दौर है। प्रेमचंद के वर्चस्व का दौर है। जैनेन्द्र आ चुके हैं। उसी दौर में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी होती है और इन सबके बीच अज्ञेय को अपना व्यक्तित्व बनाना है, रचना को एक नई दिशा देनी है जिसमें छायावाद के कारण ठहराव हो गया था। छायावाद की सारी क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि कला जिंदगी से दूर जाकर निष्प्राण हो जाती है। वह आकाश में वायु पीकर नहीं जी सकती, उसे धरती पर उतरकर रसिक्त होना पड़ता है। छायावाद की सारी महत्ता नयन के इंद्रजाल अभिराम से अधिक कुछ न थी। उसमें कल्पना सुकुमार भावनाओं की सलज्ज मुस्कान थी, कल्पना का आभार वैभव था, पर उसके चारों तरफ अस्पष्टता का एक कोहरा था जो उसे सामान्य जन से अलग करके विशिष्ट बना देता था। इसलिए छायावाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करके समाप्त हो रहा था। अज्ञेय साहित्य के फलकपराय क्रांतिकारी जीवन छोड़कर उम्मीद की जा सकती थी कि जो आदमी बम बनाते हुए गिरफ्तार हुआ हो, जो क्रांतिकारियों की मदद करते हुए जिसने अपना जीवन शुरू किया हो, लगभग 6 साल जेल में रहा हो, वह लिखना शुरू करेगा तो क्रांति का दर्शन लिखेगा। और अज्ञेय ने क्रांति का दर्शन नहीं लिखा, शांति का दर्शन लिखा, संवेदना के विकास का दर्शन लिखा। और बार बार इस संवेदना की चर्चा करते हैं। हमारा समय जिस संवेदना को लीलने वाला समय है, हमारा समय जिस बाजार के वर्चस्वी होने का समय है, हमारा समय सत्ता के जिस सर्वग्रासी दलदल में देश को फंसाने वाला समय है, उस समय अज्ञेय को याद करना, स्वतंत्रता को याद करना है। व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज को याद करना है। और आज हम देखते हैं कि कैसे अभिव्यक्ति पर संकट है, कैसे एक नागरिक या तो मतदाता होने के लिए अभिशप्त है या बाजार का ग्राहक होने के लिए अभिशप्त है। एक नागरिक के बारे में जो विचार होता है वह या तो उसे ग्राहक मानकर होता है या उसे मतदाता मानकर होता है। अज्ञेय को
इस संकट के दौर में याद करना नागरिक की स्वतंत्रता को बल देने का अवसर मिलता है। अब ये जीवन भर सत्य की खोज करते रहे। जैसे गांधी सत्य का प्रयोग करते रहे, आगे भी प्रयोग करते रहे, और वह प्रयोग लगातार बढ़ता गया। कहा जाता है कि अपने उत्तर जीवन में आगे ज्यादा स्पष्ट हुए और ज्यादा लोग की निकटता प्राप्त की है। मुझे सौभाग्य है आगे से मिलने का इसी गोरखपुर में, जब वो जय जानकी जीवन यात्रा के क्रम में एक लेखकों के एक समूह के साथ मिथिला से अयोध्या की यात्रा कर रहे थे और अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को खोजने का यह जो उत्साह या कि यह जो विवेक या कि यह जो धैर्य है यज्ञ में, उस उत्साह, उस धैर्य और उस विवेक पर आज बात करनी चाहिए कि यज्ञ ने इसी LRP डाक बंगले में, मैं नया विश्वविद्यालय में अध्यापक हुआ था, फरवरी 1983 का प्रकरण है। तब ये सर्किट हाउस वगैरह नहीं बना था, तो सभी महत्वपूर्ण लोग इसी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा सा डाक बंगला था, उसमें रहते थे। अज्ञे जी भी उसमें थे। हम लोग मिलने गए, कुछ युवा उत्साही मित्रों के साथ। मैं था, राजेंद्र जी थे, हमारा एक मित्र महेंद्र पांडे था। अज्ञे बाहर निकल आए और उन्होंने कहा, आइए हरी घास पर क्षण भर बैठते हैं। उसकी फोटोग्राफ भी होंगे कहीं। अज्ञे ने वहां जो बातचीत की, मैं उस ये सारा प्रकरण इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि अज्ञे ने जो बात की उसमें मुझे बहुत सारी बातें तो नहीं याद हैं इस समय, क्योंकि अज्ञे जी कम बोलते थे। उनकी ओर से शंकर दयाल सिंह थे, वही ज्यादा बोलते थे। अज्ञे जी भी कहते थे अपनी टीम का। अज्ञे जी ने पूछा कि हल तो जुड़े हुए हैं, तो क्या हल की नोक से जो लीक बनती है, उस लीक के लिए कोई सीता से जुड़ा हुआ शब्द हमारे लोक में है? आप देखिए कि कैसे वो लोक तक पहुंचने की एक बेचैनी है उनमें। सीता के नाम को लेकर, इस सीता का हल की नोक से टकराने के कारण हुआ था, तो सीता के नाम को लोक में खोज रहे थे कि क्या इस तरह का कोई लोक, इस तरह का कोई शब्द लोक में है। शब्द की ऐसी विरल पहचान और इस विरल पहचान के अन्वेषक आगे उनकी जो स्वतंत्रता का भाव है, जिस व्यक्ति स्वातंत्र को वो खोजते रहे, जो हमारे समय की जो गति है, हमारे समय की जो यांत्रिकता है, हमारे समय की जो सत्ता है,
वह गति और यांत्रिकता से संचालित हो रही है, और गति और यांत्रिकता से संचालित सत्ता के भीतर मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य की गरिमा का दमन हो रहा है। अज्ञेय इस बात को बार बार कहते रहे। उनकी कविताओं में, उनके लेखों में, उनकी अंतःक्रियाओं में, उनकी कहानियों में सब जगह आपको मिलेगा यह व्यक्ति स्वातंत्र्य और यह स्वतंत्रता का वैविध्य। स्वतंत्रता वह नहीं है या उतनी ही नहीं है जिसका हम भोग करते हैं। अज्ञेय जी मानते हैं और लिखते हैं कि स्वतंत्रता वह है जो हम दूसरे को देते हैं। यह जो स्वतंत्रता का विवेक है अज्ञेय के यहां, यह गहरी संवेदना से निकलता है। अज्ञेय समाज के लेखक हैं। वह समाज नई नई स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाला समाज है, और उस समाज में स्वतंत्रता का विवेक बनाना, उस समाज में स्वाधीनता को एक जीवन के मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करना, जेल से निकले हुए, दिल्ली की काल कोठरी से निकले हुए एक लेखक को इस स्वतंत्रता का अनुभव अवश्य रहा होगा, जिसके लिए उनकी सारी प्रसिद्ध कविताएं इसी स्वतंत्रता के विवेक की खोज की कविताएं हैं। और खोज ही क्यों कहें, स्थापना की भी कविताएं हैं। ये जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है, हमारा समय पिछलग्गुओं का समय है। ज्यादातर वाह वाह करने वालों का समय है, ज्यादातर ताली बजाने वालों का समय है। उस समय में इस व्यक्ति स्वातंत्र्य का महत्व समझ में आ रहा है, या समझ में आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो यह हमारे स्वाधीन मानस की और हमारे स्वाधीन विवेक की कमजोरी है, या कि हमने अपनी चेतना को गुलाम बना दिया है, या कि हमने अपने विवेक को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है और दूसरों से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि हम अपने दिमाग को चलाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे ठहराव के समय में अज्ञेय की स्वतंत्रता की अवधारणा और स्वतंत्रता की आकांक्षा, जो उनकी सभी कविताओं में है, नदी के द्वीप से लेकर, और बहुत मशहूर पंक्तियां हैं। उन पंक्तियों को बार बार दोहराने की क्या जरूरत है कि अच्छी कुंठा रही थिकाई आज से, अच्छी अपनी ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से। हमारा समय क्या मंगनी के सुख साज का समय नहीं है? इस मंगनी के सुख साज के समय में जो बार बार अपने को फकीर कहते हैं, वे
सच्चे फकीर हैं या जो अपनी फकीरी का जीवन जीते हैं वे सच्चे फकीर हैं। जो स्वाधीनता के लिए जीते हैं वो सच्चे फकीर हैं। आज तो स्वतंत्रता का नारा लगाना एक तरह से राजद्रोह की श्रेणी में मान लिया गया है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से चेतना सत्ता ही नहीं कर रही है। बाजार भी कर रहा है, समाज भी कर रहा है, जबकि साहित्य होता ही है। विश्वनाथ जी की कविता है बेड़ियों के विरुद्ध। ये बेड़ियां कोई सिर्फ सत्ता की बेड़ियां नहीं होती हैं, समाज की भी होती हैं, हमारी परंपराओं की भी होती हैं, रूढ़ियों की भी होती हैं और आगे इन सभी रूढ़ियों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, इन सभी बेड़ियों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं और इन सभी बेड़ियों को काट देने का वातावरण बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अपने कर्म में भी, व्यक्तिगत कर्म में भी, नागरिक कर्मों से भी और अपने लेखन से भी। अज्ञे को हम सिर्फ इस रूप में कवि के रूप में याद करते हैं, कहानीकार के रूप में याद करते हैं, उपन्यासकार के रूप में याद करते हैं। अज्ञे ने जो दूसरे उपक्रम किए उनकी चर्चा कम होती है। ये दूसरे उपक्रम पत्रिकाओं का संपादन है, तरह तरह के आयोजन हैं, लेख जुटाना है, जुटाकर विमर्श करना है और अपनी ओर से इसकी पहल करनी है, दूसरे के लिए गरीब है, दूसरे के लिए व्यवस्था करनी है। आगे जितने बड़े रचनाकार थे, जितने समर्थ रचनाकार थे, उतने ही समर्थ आयोजक भी थे। मित्रों, दूसरे में गहरी दिलचस्पी के बिना कोई आयोजक नहीं हो सकता है। हमारे समय में प्रायोजक तो हैं, सब प्रायोजित है और सच्चे अर्थों में आयोजक नहीं है। आगे जीवन भर आयोजन करते रहे, लेखकों को जुटाते रहे, सुनते रहे और किसी से अपनी बात मनवाने की जिद नहीं की। बराबर कहते रहे कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे सराहते हुए पढ़ें, पर मूर्ति आप जैसी चाहें वैसी ही गुण है। यह वही स्वतंत्रता है। एक लेखक अपने पाठक को भी यह स्वतंत्रता देता है कि वह इस बात को समझे। अज्ञेय को लेकर नवी विमलेश जी का संदेश था कि अज्ञेय को लेकर जो विवाद रहा है उस विवाद की भी चर्चा की जाए। मैं उस विवाद में बहुत नहीं जाना चाहता हूं।
क्योंकि वह विवाद धीरे धीरे ठंडा हो गया है। हाँ, उस विवाद से नुकसान बहुत हुआ, क्षति बहुत हुई। आज्ञे को न पढ़ने देने का एक पूरा अभियान चला कि आज्ञे को पढ़ा ही न जाए। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, आज्ञे वे भी आज्ञे को प्रतिक्रिया कम से कम 3-4 बार फासिस्ट विरोधी लेखक सम्मेलन दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में आयोजित कर चुके। चिंतन इसी फासिस्ट विरोध का चिंतन है। आज हम याद करते हैं, हमें याद करना चाहिए। हमारी पीढ़ी के बाद के तमाम नौजवानों ने शायद दिनमान पत्रिका न देखी हो। आज्ञे दिनमान के कल्पक थे। उन्होंने दिनमान की कल्पना की और दिनमान निकाला। हम लोगों ने जब थोड़ा देश दुनिया और समाज के बारे में बहुत थोड़ी समझ दिमाग में बननी शुरू हुई थी, उस समय दिनमान हिंदी का शीर्ष पत्र था और दिनमान की प्रतीक्षा कस्बों और गांवों तक में थी, क्योंकि दिनमान एक ऐसी भाषा बना रहा था, एक ऐसा समाज बना रहा था, एक ऐसा पाठक समुदाय बना रहा था जिस पाठक समुदाय में प्रश्नाकुलता हो, जिस पाठक समुदाय में अपने परिवेश के प्रति बेचैनी हो, जिस पाठक समुदाय में अपने समय की राजनीति को, वह राजनीति अपने इलाके की हो, अपने देश की हो, अपने प्रदेश की हो या विश्व की हो, दिनमान सबको समेटने वाला एक पत्र था। और उसने पत्रकारिता का एक आदर्श स्थापित किया आज्ञे के संपादन में। यह याद करना सुखद होगा कि श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय जैसे बड़े कवि आज्ञे के संपादकीय सहयोगी थे, संपादन सहयोगी थे। उसके स्तंभ जो दिनमान के स्तंभों की याद आती है, उस तरह का पत्र फिर हिंदी में दुर्लभ ही है, अब तो असंभव है निकालना। 1965 में जब आज्ञे ने दिनमान शुरू किया था, दिनमान का संपादन शुरू किया था, तो और उनके घर में भी, उनके परिजनों में भी और उनके समर्थकों में भी, उनके प्रशंसकों में भी इसे लेकर बहुत उत्साह नहीं था, क्योंकि प्रतीक और नया प्रतीक निकालते हुए आज्ञे इतने थक चुके थे और उनका स्वास्थ्य भी इतना गिर रहा था, लेकिन फिर भी आज्ञे ने उस संकल्प का निर्वाह किया और दिनमान को ऐसा बनाया कि वह दुनिया के किसी भी भाषा में निकलने वाले साप्ताहिक पत्र की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा प्रामाणिक बना। हम लोग साइकिल के हैंडल में दिनमान खोसकर गर्व से घूमते थे या जताते हुए
कि हम लोग दिनमान पढ़ते हैं। दिनमान फाइलों में है, लोगों के संग्रहों में है, पुस्तकालयों में होगा। उसे देखना भी एक अनुभव है। दिनमान जिसका ध्येय वाक्य था राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र का आह्वान, ये जो राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र का आह्वान है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में हमारी भाषा को जिस तरह से विकृत किया जा रहा है, हमारी भाषा के साथ जिस तरह की नादान छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जा रहा है, वह सिर्फ भाषा के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ नहीं है, वह स्वाधीन मूल्य चेतना के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ है। क्योंकि ये मानते हैं कि भाषा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है, इसलिए उन्होंने राष्ट्र की भाषा का आह्वान किया और उसे इतने स्थायी स्तंभ उसके दिए, दिनमान के मत सम्मत, प्रश्न चर्चा, पत्रकार संसद। अब पत्रकार संसद देश विदेश ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ थे कि पत्रकार संसद दो पृष्ठ में, 1.5 पृष्ठ में छपता था, लेकिन पत्रकार संसद में दुनिया के सभी बड़े अखबारों की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी और खबरें थी, उन महत्वपूर्ण खबरों को और उन महत्वपूर्ण सूचनाओं को हिंदी के पाठक को उपलब्ध कराना दिनमान की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। मत सम्मत, प्रश्न चर्चा युवा पाठकों के लिए था। एक प्रश्न दिनमान की ओर से आता था और उस पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं होते थे। वो प्रतिक्रियाएं संपादित होती थी और छपती थी, और उसमें सबसे अच्छे पत्र लिखने वाले को, प्रश्न चर्चा में भाग लेने वाले को 50 रुपए का और 30 रुपए का पुरस्कार बाकायदा मनी ऑर्डर से कार्यालय। देश विदेश को किताबें, फिल्म, संगीत, समारोह उसके अस्थायी स्तंभ थे, और इन स्तंभों ने हिंदी के पाठक का जो संस्कार किया, वह संस्कार बहुत दिनों तक वातावरण में गूंजता रहा है। अब तो मुझे विश्वावा सिम्बोस्का की जो पोलिश कवित्री है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, बराबर एक कविता ध्यान में आती है जब मैं अपने समय की चर्चा करता हूं या जब अपने समय के बारे में सोचता हूं, कि 20वीं शताब्दी कुछ खूबसूरत सपने देखते हुए जवान हुई थी, कि 20वीं शताब्दी ने अपनी जवानी के दिनों में सपना देखा था कि नहीं होगी भूख, नहीं होगा भय, नहीं होगा झूठ, नहीं होगा फरेब, नहीं होगी गुलामी। पर
जबकि यह शताब्दी बीत रही है और इसकी सांसें उखड़ रही हैं और इसके पांव लड़खड़ा रहे हैं। 20वीं शताब्दी ने जो मनुष्यता के सपने देखे थे, जिस स्वाधीनता का सपना देखा था, जिस समानता का सपना देखा था, जिस बिरादराना भाव का, बंधु भाव का सपना देखा था, वह देखिए कि धीरे धीरे कहां पहुंच रहा है। हम कहां पहुंच गए हैं। व्यक्ति के रूप में हमारी पहचान कहां छीज रही है। आगे इस बात को जीवन भर निभाते रहे और दूसरों से कहते रहे। आगे को पढ़ने के लिए थोड़े धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि अब ये अपने निष्कर्ष तक और अपने मंतव्य तक पहुंचने के लिए जो वातावरण का जो सृजन करते हैं, उस वातावरण इतना इतने प्रतिप्रश्न होते हैं, इतनी जिज्ञासाएं होती हैं कि हम उन्हीं में से निष्कर्ष निकालने लगते हैं और उनके उस असली मंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। असली मंतव्य तक पहुंचने के लिए, जैसे उन्होंने संस्कृत की व्याख्या की, हमारा समय एक तरह से संस्कृत के पुनरुत्थान का समय कहा जा रहा है। अज्ञे ने संस्कृत की व्याख्या की तो कहा कि श्रम से जोड़े बिना संस्कृत की व्याख्या नहीं की जा सकती। स्त्री की स्थिति को विचारे बिना संस्कृत की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और यह जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का मंत्र जाप करते हैं विचारक, यज्ञ के मंतव्य हैं मित्रों। यह पूजा का भाव है। इस पूजा के भाव के दूसरे पहलू की ओर, दूसरे रुख की ओर, अज्ञे रुख शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रुख की ओर जाना चाहिए कि स्त्री को उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व से हम क्यों बाधित कर रहे हैं और कहां कहां बाधित कर रहे हैं। हम अपने संबंध बिगड़ने पर स्त्री के अंगों तक गालियों को अपने पहुंचाते हैं। यह किस समाज की संरचना कर रहे हैं, या यह समाज अपने किस संस्कृति का निर्वाह कर रहा है जो स्त्री को किसी न किसी संबंध में ही देखना चाहता है। स्त्री को किसी न किसी संबंध में ही देखना स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ बहुत बड़ी बाधा है। आप जानते हैं अज्ञे अपने कथा साहित्य में, अपनी रचनाओं में स्त्री के चिंता करते रहे और उसे सामने लाते रहे। ये जो हमारे समय का संकट है, राजनीति का संकट, अनुपार्जित धन का संकट, मेरे पास नोट्स हैं। अज्ञे ने ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वीकार करते हुए जो वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य में उन्होंने प्रश्न उठाया था, और एक प्रश्न उठाना अज्ञे के स्वभाव का हिस्सा है। बिना प्रश्न उठाए वो कोई बात कहते ही नहीं है। एक प्रश्नाकुल समाज बनाना चाहते हैं,
आलोचक राष्ट्र के भीतर आगे एक आलोचक राष्ट्र की कल्पना करते हैं। आलोचक राष्ट्र साहित्य ही हो सकता है। यह आलोचक राष्ट्र कोई दल नहीं हो सकता है। वो लेखक की स्वाधीनता की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि वह जैसे ही किसी दल का अनुयायी हो जाता है कोई लेखक, वैसे ही उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। फिर उसे दलीय अनुशासन और दलीय नीतियों के अंतर्गत लिखना होता है। लेकिन वो एक दूसरा सवाल भी उठाते हैं कि दल में शामिल हुए बिना अगर कोई लिखता है और समाज निरपेक्ष होकर लिखता है, समाज की चिंता किए बिना लिखता है, तो वह लेखन कैसे प्रासंगिक हो सकता है? उसके लेखन को कैसे सराहा जा सकता है? खुद उन्होंने अपने बारे में, जैसे उनके बारे में कहा गया कि यज्ञ असामाजिक है, कि यज्ञ अहंकारी हैं, कि यज्ञ चुप रहने वाले लेखक हैं। जो लोग यज्ञ के निकट संपर्क में रहे हैं, उनके जो संस्मरण है यज्ञ के बारे में, स्वयं हम लोग जब उनसे मिले हैं, मैं आदरणीय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के साथ उनके दिल्ली स्थित कमेंटर्स ईस्ट वाले आवास में भी उनसे मिल चुका हूं, तब वो कैसे उत्फुल्ल भाव से अतिथियों के स्वागत के लिए प्रस्तुत होते हैं, कैसे दूसरे के सुख दुख की चिंता करते हैं। केदार जी, बहुत ही मशहूर संस्मरण केदार जी का है। केदार जी, विश्वनाथ जी और वागीश शुक्ल जब गे जी से मिलने गए थे, लगभग अपराह्न में, और वात्स्यायन जी ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग कहां कहां से आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद केदार जी ने कहा कि वात्स्यायन जी भूख लगी है। और वात्स्यायन जी थोड़ी देर बातचीत करते रहे, फिर अचानक उठे और किचन में चले गए। थोड़ी देर की अनुपस्थिति में केदार जी ने किचन में, घर के अंदर झांक कर देखा तो अज्ञे जी किचन में कढ़ाई में कुछ भून रहे थे, कुछ खिलाने की तैयारी कर रहे थे। रामशंकर द्विवेदी उरई के हैं, उन्होंने जिस सदाचार की, उस सद्व्यवहार की चर्चा की है, मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये बातें हमारे समाज के लिए बहुत ही मूल्यवान बातें हैं। और खास तौर से जो लोग अपने को बड़ा कहते हैं या बड़ा प्रमाणित करने के लिए बरवक बेचैन रहते हैं, उन्हें बड़प्पन का यह भाव अपने भीतर विकसित करना चाहिए। कि वात्स्यायन जी ने कैसे रामशंकर द्विवेदी का कीचड़ युक्त वस्त्र, जो अचानक सड़क पर उनसे अज्ञे जी से मिलने जाते हुए गंदला गया था, उसे वात्स्यायन जी ने उनसे बाथरूम में उतरवाया, उन्हें दूसरा कुर्ता पाजामा दिया पहनने के लिए, और इनसे बातचीत करते हुए उन्होंने वो कपड़े धो दिए, धोकर प्रेस कर दिए, और प्रेस करके रामशंकर द्विवेदी को एक अच्छे से पैकेट में लपेट कर भेंट कर दिया। ये जो संवेदना है, ये सिर्फ कहने वाली संवेदना नहीं है कि हम बहुत संवेदनशील हैं, यह जीने वाली संवेदना है
तब एक लेखक कह सकता है नदी के द्वीप के बारे में कि यह 4 पात्रों की कथा नहीं है, 4 संवेदनाओं की कथा है। यह संवेदना हमारे समाज के लिए बहुत ही मूल्यवान है और इस संवेदना की पहचान बड़े लोगों में होनी चाहिए। बड़े लोगों में इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो कोई बहुत बड़ा नहीं होता है कि दूसरा छोटा हो जाए, और कोई इतना छोटा नहीं होता है कि दूसरे को अधिकार मिल जाए कि उसके सीने पर सवार हो जाए। पर जो लोग किन्हीं कारणों से बड़े हो गए हैं, ओहदे के कारण बड़े हो गए हैं, नाचने गाने के कारण बड़े हो गए हैं, कुछ कला के कारण बड़े हो गए हैं, कुछ ऐसे बीच के व्यवधान के लिए माफ कीजिएगा। कि जो लोग बड़े हो गए हैं किन्हीं कारणों से बड़े मान लिए गए हैं या अपने को बड़ा मानते हैं या दूसरों को छोटा समझते हैं। एक ही बात के कई पहलू हैं मित्रों, सबके अलग अलग अर्थ भी हैं। वे लोग इस संवेदना को समझें, तभी ये बात समाज में फैलेगी और तभी ये बात समाज में जाएगी। मुझे इस समय अज्ञे जी का एक कथन याद आ रहा है मित्रों, जो उन्होंने ज्ञानपीठ वक्तव्य स्वीकार करते हुए स्वीकृति वक्तव्य में दिया था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रश्न उठाना उनकी आदत है, उन्होंने उसमें प्रश्न पुरस्कार समारोह के वक्तव्य में भी एक प्रश्न उठाया था। मेरे पास वो नोट है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। पुरस्कार आयोजन के लिए मैं आभारी हूं, पर असत्य होगा यदि मैं यह भी न कहूं कि इसे लेकर मेरे मन में एक गहरा द्वैत है। यह तो है ही कि देश और प्रदेश की, और क्यों नहीं इस नगर की भी वर्तमान स्थिति में ऐसे समारोह संदर्भहीन जान पड़ते हैं। मैं फिर से इसे रेखांकित कर रहा हूं। देश और प्रदेश की वर्तमान स्थिति में, और क्यों नहीं इस नगर की भी, ऐसे समारोह संदर्भहीन जान पड़ते हैं। पर उससे अलग भी एक शंका मन में उठती है, और यह शंका बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे समय को, हमारे समय के अराजक व्यवहार को पहचानने वाली चिंता है, जब वो कहते हैं कि पर उससे अलग भी एक शंका मन में उठती है। अनुपार्जित धन विकृति पैदा करने वाला होता है। अनुपार्जित धन बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है मित्रों। अनुपार्जित धन विकृति पैदा करने वाला होता है। इसका प्रमाण हम चारों ओर देख सकते हैं। ठीक इन दिनों तो ज्वलंत रूप में, जबकि देश के राजनीतिक जीवन की दिशा निर्धारित करने वाली प्रबल शक्ति के रूप, देश की दिशा निर्धारित करने वाली प्रबल शक्ति के रूप में अनुपार्जित धन का ही खेल दिख रहा है। यह कथन जो जाहिर है कि 1979 का कथन है,
40 साल पहले, 41 साल पहले का कथन है। लेकिन क्या हमारे समय को पूरी तरह पकड़ने वाला और पूरी तरह पहचानने वाला वाक्य नहीं कि अनुपार्जित धन विकृति पैदा करता है और हमारे समय की दिशाहीन राजनीति को संचालित करने की प्रबल शक्ति के रूप में चारों ओर यही धन फैलता जा रहा है। एक लेखक की चिंता है यह जो उपार्जन का और अनुपार्जन का महत्व है, जो अज्ञे के संस्कारों में है, शुरू के दिनों के संस्कारों में है। उपार्जन का महत्व जिसे आज हम आवारा पूंजी के रूप में कह सकते हैं कि जो किसी की नहीं है और किसी की उपार्जित की भी नहीं है। हमारे समाज में, हमारे समाज को संचालित करने वाली राजनीति को नियंत्रित करने में उसकी जो भूमिका है, उस भूमिका को आगे दिल्ली के भद्र समाज के बीच में ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वीकार करते हुए उसकी चर्चा करते हैं। आज यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है और उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है, पर इसका निजात कहीं नहीं है। ये जो अनुपार्जित धन है, यह अनुपार्जित धन जब समाज को संचालित करने लगता है तो समाज ऐसे ही बंद होता जाता है, विवेक के स्तर पर बंद होता जाता है और मेरा ख्याल है कि आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। कमरे में अंधेरा हो गया है, मैं जरा रोशनी कर देता हूँ अंतराल के लिए। माफी चाहता तो यह जो अपने समय को पहचानने का विवेक है या अपने समय के संकट को पहचानने का विवेक, यह आगे हर अवसर पर इसको पहचानना चाहते हैं और दूसरे के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। 1967 में अज्ञे ने बिहार के सूखे के समय बिहार की यात्रा की, दिनमान के संपादक के रूप में नहीं, एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में। और उन्होंने कुछ चित्र लिए, उन दृश्यों के, भयानक दृश्यों के फोटोग्राफ्स। दिल्ली में उन चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। एक सामाजिक कर्म है उन चित्रों की प्रदर्शनी लगाई और वहां भद्र समुदाय को आमंत्रित किया, उनके भीतर अपने देश के परिवेश को समझने के लिए एक वातावरण बनाने की चिंता आगे की नहीं। इसलिए उन्होंने यह किया और फिर इसकी रिपोर्ट भी दिनमान नीचे। मैं दिनमान की चर्चा कर रहा था, बीच में वो कल्ला छूट गया था।
कि दिनमान हिंदी के पाठक का विवेक बनाने का एक अभियान था। दिनमान की फाइलें अगर कोई उल्टेगा तो वह समझ सकेगा कि दिनमान किस तरह की रिपोर्टिंग दिनमान में छपती थी और कैसे पूरा दिनमान अज्ञे की आंखों से, अज्ञे की नजरों से होकर गुजरता था। एक रिपोर्ट है जिसके नोट्स मेरे पास थे संयोग से। बंद दुर्ग में दुर्घटना। ये दिल्ली की दुर्घटनाओं के बारे में है। दिल्ली में जिस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं की रिपोर्ट है, साल भर की रिपोर्ट है। उसके रिपोर्ट के आधार पर कुछ सुझाव भी, और जो रिपोर्ट है वो अद्भुत है। एक तो शीर्षक बंद दुर्ग में दुर्घटना। दिल्ली जो दुर्ग है, जो राजधानी है, उस दुर्घटना की चर्चा करते हैं अब ये, और कहते हैं उस रिपोर्ट में कहा गया है एक, उसका उप शीर्षक है 4 पंक्तियां। लंबी रिपोर्ट है, 1.5 पेज की। बीच का एक शीर्षक है 4 पंक्तियां। अब लिखा हुआ है अखबार में निर्मम संवाददाता की 4 पंक्ति में लिखी, अखबार में निर्मम संवाददाता की 4 पंक्ति में लिखी खबर का वजन धीरे धीरे मन की सभी गतिशील शक्तियों को कुंद कर सकता है। ये जो रोज एक दुर्घटना हो रही है, उस दुर्घटना का जो पाठक पर प्रभाव पड़ता है कि कैसे उसकी संवेदना को क्षीण करता है। निर्मम संवाददाता की 4 पंक्तियों की रिपोर्ट धीरे धीरे हमारी संवेदना को कुंठित कर सकती है, कुंद कर सकती है। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं मित्रों, जो पत्रकारिता के लिए एक दुर्लभ आदर्श है कि पिछले साल दिल्ली परिवहन ने कितने चालकों की आंखों की जांच करवाई, कितने उसमें मोतियाबिंद से प्रभावित थे, कितने वर्णांध थे। परिवहन निगम ने उन्हें भी सेवा में रखा है जिन्हें दिखाई नहीं देता है, और वो सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, दिल्ली परिवहन निगम की बसें। ये तो एक बात है। उन्होंने लिखा कि पत्र छपा हुआ है कि अधिकतर दुर्घटनाएं जाड़े के दिनों में होती हैं। जाड़े के दिनों में होती हैं 76 सैकड़ा। मतलब 76% उस समय की ये भाषा है। और मैं आपको बता दूं कि दिनमान में ये जो अंक लिखे जाते थे 1, 2, 3, 4, वे भी नागरी में ही लिखे जाते थे, रोमन के अंक नहीं लिखे जाते थे।
ये दिनमान की अपनी संपादकीय नीति। 65 में से 47 साइकिल सवार थे, कुछ स्कूटर सवार थे। गाढ़े रंग का कंबल ओढ़कर साइकिल चलाने वाले अंधेरे में और नहीं दिखाई देते हैं। एक रिपोर्ट इतनी आकर्षक हो सकती है, उसके आयाम इतने बृहद हो सकते हैं, और उससे आगे बढ़कर पौष्टिक भोजन के अभाव में, हाँ, ये रिपोर्ट में है कि इस बात के कोई आंकड़े नहीं है कि पौष्टिक भोजन के अभाव में सड़क से भाग न सकने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है सड़क। आप देखिए कि एक रिपोर्ट की दुर्घटना की रिपोर्ट सिर्फ वहीं नहीं खत्म हो जाती है कि दिल्ली की सड़कों की लंबाई कितनी है, उसमें कितने वाहन हैं, कितनी गाड़ियां हैं, एक साल में कितनी गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, कितनी सड़कों की लंबाई बढ़ी, ये सब है। लेकिन यह भी कि इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि पौष्टिक भोजन के अभाव में, पैरों में ताकत न होने के कारण सड़क से जल्दी से भाग न सकने से कितनी मौत है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट फाइल करना और उस तरह की रिपोर्ट छपना, उससे भी आगे बढ़कर उसी रिपोर्ट में कोई आंकड़े नहीं है, या हम पूरी तैयारी कभी नहीं कर सकते दुर्घटनाओं को रोकने की, जब दिन रात अंग्रेजी बोलने वाले लोग सड़क पर नियमों का पालन करते हुए गाड़ियां न चलाएं और साइकिल और स्कूटर और पैदल वालों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति न हो, कोई करुणा न हो। यह जो सहानुभूति और करुणा का मामला है, कहते हैं कि जब तक इस मनोविज्ञान को प्रभावित नहीं किया जाएगा कि तेज गति से चलने वाले वाहन, तेज गति से वाहन चलाने वाले लोग, उसमें खास तौर से रेखांकित करने वाली बात है कि दिन रात अंग्रेजी बोलने वाले लोग, ये जो दिन रात अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, उन्हीं के भीतर यह विवेक पैदा करना जरूरी है कि वे बचाने की कोशिश करें। फिर यह भी कि ज्यादातर वे ही लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं जो यातायात के नियमों का पालन करते हैं। ये जो विजन है, ये जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समाज निर्माण का, संवेदना निर्माण का दृष्टिकोण है। एक ऐसे समाज के निर्माण का दृष्टिकोण है जो समाज सिर्फ यंत्र और गति और अनुपार्जित धन के सहारे न चले, बल्कि जो समाज मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की अस्मिता, मनुष्य की स्वाधीनता और मनुष्य के प्रश्न पूछने के विवेक से चले। आगे एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं। अक्सर अज्ञे ने अपने ऊपर, उनके ऊपर जो समय समय पर
तीखी टिप्पणियां की गई, अज्ञे उनसे कभी असंजत नहीं हुए और कभी उन्होंने उनका उत्तर देने की कोशिश की भी तो बहुत ही संतुलित ढंग से और बहुत ही मार्मिक ढंग से। जब अज्ञे का आखिरी सार्वजनिक भाषण फरवरी 1987 में भोपाल के भारत भवन में था, आलोचना पर एक गोष्ठी थी, आलोचना समवाय नाम से उन दिनों भारत भवन आयोजनों का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था और सचमुच वो साहित्य का केंद्र बना हुआ था। उस गोष्ठी में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे आलोचक थे, विचारक थे, रचनाकार थे। विश्वनाथ जी ने अज्ञे पर संस्मरण लिखते हुए उस गोष्ठी की चर्चा की है और अज्ञे के वक्तव्य भी चर्चा की है, बहुत मार्मिक ढंग से। अज्ञे ने जब अज्ञे उपस्थित रहते थे अपने समय में किसी आयोजन में, तो सबसे ज्यादा प्रहार अज्ञे पर ही होते थे। ये प्रहार सभी लोगों ने किया है। आज अज्ञे का नाम या अज्ञे की सारी वैचारिकी को या विचार के कुछ टुकड़ों को अपने यहाँ महत्वपूर्ण बनाने वाले अशोक वाजपेयी भी, नामवर सिंह भी और तमाम लोगों ने उस बात की चर्चा करना, उस विवाद में जाना, इसलिए मैं उचित नहीं समझता हूं कि वह विवाद चलाने वाले लोगों ने ही इस बात को स्वीकार किया है कि उनसे गलतियां हुई हैं अज्ञे के मूल्यांकन में। और केदार जी ने तो जोधपुर के एक आयोजन में, जिसमें मैं भी था, जिसका उद्घाटन केदार जी ने किया था अज्ञे जन्म शताब्दी वर्ष में, केदार जी ने कहा कि शीत युद्ध समाप्त हो जाने के, दुनिया में शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अज्ञे का मूल्यांकन नए ढंग से करना चाहिए, क्योंकि अज्ञे के साथ बहुत जाति हुई है। यह जाति न पढ़ने के कारण हुई है। अगर ठीक से पढ़ा गया, समझा गया होता, अज्ञे के दृष्टिकोण को परखा गया होता, अब ऐसा लगता है कि ये विचार, ये विरोध या विवाद सैद्धांतिक से ज्यादा कुछ निजी आग्रहों से रहे होंगे और धीरे धीरे वो निजी आग्रह सामने भी आते जा रहे हैं। अज्ञे की चिंताओं में भाषा की चिंता बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा को वो अस्मिता का प्रतीक मानते हैं। भाषा को वो एक सांस्कृतिक इकाई मानते हैं और वे ऐसा नहीं कहते हैं कि भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है या भाषा सांस्कृतिक प्रतीक है। वो कहते हैं कि भाषा स्वयं एक संस्कृति है। मैंने कहा कि वो संस्कृति को नए नए संदर्भों में परिभाषित करते हैं और पूर्णा पंथ से अलग करते हैं, पुरातनता के निर्मोह से अलग करते हैं कि वह सिर्फ पुरानी ही है और जो पुराना है वही सांस्कृतिक है। अज्ञे के यहाँ विवेक का यह कोई रूप नहीं बनता है। या अज्ञे कोशिश करते हैं कि अपने पाठकों के भीतर भी ऐसा विवेक न बनने दें। वे बराबर
लेखक को एक ऐसे संवेदनशील प्राणी के रूप में, एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे संवेदनशील नागरिक के रूप में भी देखते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि कवि होना मेरा सौभाग्य है और नागरिक होना मेरा कर्तव्य है। मैं कवि न हूं तो भी मुझे एक नागरिक के नाते देश में, समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, और कवि हूं तो यह मेरा अतिरिक्त सौभाग्य है कि मैं उस संवेदना का निर्वाह करूं। हर लेखक अपनी परंपरा की लीक को तोड़ता है। लेखक के रूप में अज्ञेय ने भी वो लीक तोड़ी है और नई लीक बनाने की कोशिश की है। हालांकि अज्ञेय को परंपरा द्रोही भी कहा गया। परंपरावादियों ने उन्हें परंपरा का द्रोही कहा और परंपरा के विद्रोहियों ने उन्हें परंपरा का पोषक कहा। इस द्वंद्व को अज्ञेय समझते हैं अपने बारे में और वे बार बार इसको साफ करते हैं। वो कहते हैं कि कवि होना समाज से अलग होना नहीं है। वो खुद प्रश्न उठाते हैं कि अज्ञेय क्यों असामाजिक है? क्या वह समाज विमुख है? समाज का यथार्थ एक रचनाकार के भीतर उसके व्यक्तित्व के और उसकी संवेदना के माध्यम से ही प्रवेश करता है। उसके व्यक्तित्व और उसकी संवेदना में अगर यथार्थ ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो अपनी कृति में वह यथार्थ और संवेदना कहां से लाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात अज्ञेय अपनी रचनाओं में, अपनी बातों में उठाते हैं। हमारा समय जिन संकटों का समय है मित्रों, जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है, बार बार अज्ञेय भाषा की चर्चा करते हैं तो मीडिया द्वारा किए जा रहे भाषा के प्रति जो दुर्व्यवहार है मीडिया का, उस दुर्व्यवहार को भी वो रेखांकित करते हैं और वो कहते हैं कि भाषा के साथ यह जो मीडिया का व्यवहार है, यह व्यवहार सिर्फ भाषा का अवमूल्यन नहीं कर रहा है, वह भाषा के अवमूल्यन के साथ मूल्यों का भी अवमूल्यन कर रहा है और वह संवेदना का भी अवमूल्यन कर रहा है। मूल्यों का अवमूल्यन और संवेदना का अवमूल्यन, ये दोनों अगर भाषा व्यवहार में ही घटित होते हैं तो भाषा का यह व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भाषा को इस दुर्व्यवहार से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो अज्ञेय का रूप है मित्रों, विविध रूप है अज्ञेय का। अज्ञेय के यहाँ जो वैविध्य है, उस वैविध्य को समेटने में बिखर जाना स्वाभाविक है। लेकिन अपने समय में अज्ञेय को पढ़ने का विवेक हमारे भीतर होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए कि अज्ञेय ने कैसे बहुत ही मूल्यवान ढंग से बहुत ही गहरे प्रश्नों को उठाया है
शिक्षा के बारे में विचार करते हुए आज ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं समय के बारे में अज्ञे को, अपने समय के बारे में अज्ञे को समझना चाहता हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में बातचीत करते हुए, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के बारे में, अज्ञे ने एक चिंता व्यक्त की कि अक्सर शिक्षा के व्यावसायिक होने की मांग की जाती है। सारी शिक्षा को व्यावसायिक बना देने की योजना चल रही है। अज्ञे ने प्रश्न उठाया कि यदि सारी शिक्षा व्यावसायिक हो जाएगी तो नए नए व्यवसाय करने वाले शोध की शिक्षा कैसे मिलेगी? नए नए व्यवसायों का सृजन करने के लिए उच्चतर शोधों की शिक्षा का क्या होगा? आज ये डिबेट साइंस में भी चल रहा है। बेसिक साइंसेज का और अप्लाइड साइंसेज का यह डिबेट, यह द्वंद्व विज्ञान के अनुशासन में भी है कि अगर सब लोग अनुप्रयुक्त विज्ञान में ही अपनी प्रतिभा दिखाने लगेंगे, अप्लाइड साइंस में ही अपनी प्रतिभा दिखाने लगेंगे, तो बेसिक साइंसेज का विकास कैसे होगा? और बेसिक साइंसेज का विकास नहीं होगा तो अप्लाइड साइंसेज की दिशा में हम नए प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अज्ञे ने यह प्रश्न भी उठाया। उच्च शिक्षा स्वरूप और समस्याएं उनका एक निबंध है। मूल रूप से यह निबंध गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ की सभा में उनके द्वारा दिए गए भाषण का रूप है। उसी भाषण में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमने नागर समुदाय में साक्षर लोगों के बीच बहुत अशिक्षित लोगों को देखा है। नागर समुदाय में साक्षर समझे जाने वाले लोगों के बीच में बहुत से अशिक्षित लोगों को देखा है और ग्राम्य समुदाय के निरक्षर समझे जाने वाले लोगों के बीच में बहुत ही शिक्षित लोगों को देखा है। यह जो शिक्षा और साक्षरता का फर्क है, अज्ञे इस शिक्षा और साक्षरता के फर्क को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये जो हमारा लोक समुदाय है, ये जो हमारा बोलियों का साहित्य है, ये जो बोलियों का समाज है, जो पारंपरिक समाज है, उस पारंपरिक समाज में शिक्षा के संस्कार नहीं हैं। सिर्फ ये अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में ही शिक्षा के संस्कार हैं। वे बराबर इस द्वंद्व को प्रत्यक्ष करते रहे और इस द्वंद्व में लोगों को डालते रहे, खींचते रहे और इस द्वंद्व को स्पष्ट करते रहे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ही सिर्फ संस्कार देने की ताकत नहीं है, बल्कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है, वह सामाजिक ढांचा भी एक तरह का संस्कार देता है और वह संस्कार स्थायी संस्कार होता है। वो चाहते थे कि इन दोनों को एक साथ करने की योजनाएं बनाई जाएं, सच्ची स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया जाए, नागरिक को मतदाता और ग्राहक होने से बचाकर उसे एक विवेकवान, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में ढाला जाए और उनके सारे उद्यम, उनकी सभी कोशिशें, चाहे वो कविता लिख रहे हों, चाहे वो कहानी लिख रहे हों, चाहे वो अखबार निकाल रहे हों, चाहे वो क्रांति कर रहे हों,
चाहे वो नवभारत टाइम्स जैसे पत्र का संपादन कर रहे हों। ये कोशिशें उनकी अनवरत जारी रहीं और हम अपने समय में अज्ञेय को इस रूप में या इस रूप में भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। उनके कवि रूप की चर्चा कुचर्चा तो बहुत हुई। उनका यह जो फैलाव है, उनका यह जो विस्तार है, जिसे मैं विवेक का उचित विस्तार मानता हूं। यह जो विवेक का उचित विस्तार है, जो उपार्जन और अनुपार्जन में भेद पैदा करता है, जो शिक्षा और साक्षरता में भेद पैदा करता है, जो परंपरा के बोध और परंपरा के बोझ में भेद पैदा करता है। ये परंपरा का बोध और परंपरा का बोझ, ये इन दोनों का भी जो द्वैत है, अज्ञेय जी को लगता है कि परंपरा के नाम पर ज्यादातर लोग परंपरा का बोझ ढो रहे हैं और उनके पास परंपरा के बोध का विवेक नहीं है। इस परंपरा के बोध का विवेक जगाने के लिए या इस परंपरा के बोध विवेक का सृजन करने के लिए अज्ञेय ने बहुत लिखा है, परंपरा पर भी, संस्कृति पर भी, लेखक और समाज के रिश्ते पर भी, भाषा के सवाल पर भी। इन सभी बातों को, किसी एक बात को अज्ञेय के संदर्भ में हम परखें तो उनके व्यक्तित्व की गहराई का पता चलेगा। मैं गौरव जी को और अपने सभी श्रोता मित्रों को के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस आभासी माध्यम पर मुझे बोलने का अवसर दिया और आप लोगों के भीतर सुनने का धैर्य और विवेक दिया। कुशीनगर में बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, धनी भी, प्रभावशाली भी, लेकिन कुशीनगर जिन दो कारणों से सारी दुनिया में जाना जाता है, कस्या, कुशीनगर, उसमें पहला है बुद्ध के नाम के कारण, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कारण, और दूसरा है अज्ञेय के जन्म के कारण। अज्ञेय का जन्म कुशीनगर में उसी समय हुआ था जिसमें खुदाई में गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। उनके पिता हिरानंद शास्त्री, ये तो चर्चा रह ही गई कि उनको कैसे पारिवारिक संस्कार मिला था और उस पारिवारिक संस्कार के भीतर भी कैसे विद्रोह की चेतना थी। पंडित जी ने इस घटना का जिक्र किया है। अज्ञेय के पिताजी पंडित हिरानंद शास्त्री राखाल दास बनर्जी के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। उस डिब्बे में राखाल दास बनर्जी की पत्नी भी थी, कोई अंग्रेज अधिकारी भी था, ब्लैक स्कॉट नाम था उसका, और वो ट्रेन के डिब्बे में से लगभग अर्धनग्न स्थिति में बीच में आ गया बैठने के लिए।
हीरानंद शास्त्री ने उससे पूछा कि क्या तुम अंग्रेज महिला के सामने भी इस तरह जा सकते हो? इस बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ हंसता रहा। शास्त्री जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस अधिकारी को ट्रेन के डिब्बे के बाहर फेंक दिया। यह अज्ञेय के भीतर यह विद्रोह का संस्कार था जो मैं अपने पिता से मिला था। देसी स्वाभिमान और देसी ठेठ देसी ठाठ का, भाषा के स्तर, विवेक के स्तर, संस्कार के स्तर पर अज्ञेय को पश्चिम से कोई परहेज नहीं है, लेकिन पश्चिम का कोई आतंक भी नहीं है। वे पश्चिम के बरक्स एक प्रतिनिधि लेखक हैं जिन्होंने पश्चिम के विकास के समानांतर दक्षिण एशियाई देशों और भारतीय परंपरा के विवेक को रखा और दोनों में अपनी परंपरा के बोध और अपनी परंपरा के विवेक को श्रेयस्कर और हितकर माना। और ये उन लोगों की तरह की बात नहीं है जो लोग बिना जाने और बिना समझे अपनी ज्ञान परंपरा को सराहते रहते हैं और गौरवान्वित होते रहते हैं। ये उन लोगों में थे जिन्होंने पश्चिम की भी ज्ञान परंपरा को पूरा थकाया था, जिन्होंने मसीही दर्शन को भी अपने भीतर पचाया था, जिन्होंने इस्लामिक सभ्यताओं का भी अध्ययन किया था और उसके बरक्स अपने को प्रस्तुत किया था। एक तरह से कहें तो अज्ञेय विश्व समुदाय के सामने भारतीय ज्ञान परंपरा की एक प्रस्तुति है और गर्वोन्नत प्रस्तुति है। उन्होंने अपने को और भारतीयता को और अपनों को कभी पश्चिम के बरक्स छोटा नहीं समझा और चाहते रहे कि देश के सभी नागरिकों के भीतर यह विवेक बने कि वे पश्चिम को बिना समझे आत्मसात न करें या आतंकित न हो और बिना समझे अपने को भी प्रस्तुत न करें। यह जो विवेक सृजन का भाव है अज्ञेय का, संवेदना सृजन का भाव है अज्ञेय का, यह हमारे समय में बहुत मूल्यवान है। इस दिशा में अज्ञेय ने जो उद्यम किए, उन उद्यमों को अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए। हालांकि अज्ञेय के किसी प्रयास को हम साहित्येतर प्रयास नहीं कर सकते हैं, अज्ञेय के किसी प्रयास को हम साहित्येतर प्रयास नहीं कर सकते हैं, लेकिन अज्ञेय का जो कर्ममय जीवन है, वह कर्ममय जीवन उनके साहित्य को समृद्धतर करता है, बल्कि संपन्नतर करता है। और इस बात को स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अज्ञेय अपने उत्तरवर्ती जीवन में ज्यादा उन्मुख हुए हैं, ज्यादा लोक संपृक्ति का भाव उनके भीतर आया है, लोक से जुड़ाव का की बेचैनी उनके भीतर ज्यादा बनी है, जिसका लेखन, जिसका प्रमाण
उनकी कविताओं में और उनके लेखों में हर वक्त दिखाई पड़ता है। उन्हें उद्धृत करने की कोई बहुत जरूरत नहीं समझता हूँ। मित्रों, मैं अपनी बात में कोई नया कल्ला फूटे और फिर मेरा गला सूखे, इसके पहले विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आगे की प्रश्नाकुलता की बार बार चर्चा की है। इसलिए अगर आपके मन में भी कोई प्रश्नाकुलता हो तो मैं उस पर थोड़ी देर आपके साथ बातचीत करने को